हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन के मूल तत्व है। चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी का प्रबंध। सब पॉइंट शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, नेट करंट असेट्स फोरकास्टिंग मेथड, कैलकुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी की आवश्यक मात्रा का अनुमान लगाने की है सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक चालू संपत्ति के लिए महीनों में वित्त की मात्रा परिचालन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दिनों के आधार पर पूर्वानुमानित की जाती है। इस प्रकार कच्चे माल का स्कंद वर्किंग कैपिटल, कच्चे माल का स्कंद प्रक्रिया में रहने वाले कच्चे माल की राशि, निर्मित माल का स्कंद देनदारों में बकाया राशि तथा अन्य प्राप्तियों तथा दिन प्रतिदिन के भुगतानों हेतु अनुमानित रोकड़ एवं बैंक से इसका अनुमान लगाया जाता है। इसके साथ ही चालू दायित्वों जिनमें कच्चे माल, मजदूरी, किराया, प्रशासनिक एवं अन्यों के अनुमान भी लगाए जाते हैं। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की पूर्वानुमानित राशि का अंतर संस्था की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। इस राशि में कुछ प्रतिशत आकस्मिकताओं के लिए जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार आकस्मिक आंकलित धनराशि अनुमानित कार्यशील पूंजी की वह कुल मात्रा होती है जिसमें बैंक से उपलब्ध हो सकने वाली राशि घटाने पर कार्यशील पूंजी की वह मात्रा आएगी जिसकी उपक्रम को व्यवस्था करनी होती है। कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के पूर्वानुमान की इस विधि में दो अवधारणाएं हैं, कुल लागत तथा रोकड़ लागत व्यवहार में प्रचलित हैं। कुल लागत अवधारणा टोटल कॉस्ट अप्रोच में ह्रास तथा लाभ को सम्मिलित करते हुए सभी लागतें सम्मिलित होती हैं। उत्पादन लागत की गणना में ह्रास की राशि तथा देनदारों की गणना में लाभ को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2, रोकड़ लागत अवधारणा कैश कॉस्ट अप्रोच में कार्यशील पूंजी का अवशोषण रोकड़ लागतों के अभाव के आधार पर लगाया जाता है। अतः उत्पादन लागत से ह्रास हटा दिया जाता है तथा देनदारों में विनियोजित राशि की गणना में लाभ को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अर्थात देनदारों का मूल्यांकन विक्रय की रोकड़ लागत के आधार पर किया जाता है जिसके लिए इसमें विभिन्न विक्रय एवं प्रशासनिक नियमों को सम्मिलित करते हैं। इसके लिए टंडन समिति की रिपोर्ट सबसे अहम और ख़ास है। तो टंडन समिति की रिपोर्ट के अनुसार अगर अध्ययन करें तो क्या होता है, जैसे टंडन समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यशील पूंजी के आंकलन की यही विधि अपनाने का सुझाव दिया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की चालू संपत्तियों के लिए कार्यशील पूंजी की मात्रा मासिक आवश्यकता के आधार पर निकाली जाती है। इसके लिए समिति ने 15 उद्योगों के लिए विभिन्न चालू संपत्तियों व दायित्वों की आवश्यकता के महीनों में मापदंड तय किए हैं। भारत में व्यावसायिक संस्था द्वारा बैंकों में अल्पकालीन ऋण हेतु आवेदन देते समय कार्यशील पूंजी का आकलन भी प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए कुछ बैंक छपे हुए प्रारूप परफॉर्मा में भी प्रयोग में लेने लगे हैं। कार्यशील पूंजी का अनुमान लगाने के लिए ऐसे ही प्रकार के प्रारूप नीचे इस प्रकार दिया गया है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ शोइंग वर्किंग कैपिटल, इसमें सबसे पहले आ जाएगा नंबर 1 पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मंथ कंजम्पशन। उसके बाद आएगा स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को काउंटिंग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और इसमें भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों शामिल होते हैं। उसके बाद एंड में जो आता है वो ये सन्ड्री डेटर्स और रिसीवेबल्स
रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आदि इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद आता है पेमेंट इन आधार, पेमेंट इन एडवांस इफ़ एनी, यदि कोई एडवांस में पेमेंट हो तो उसके लिए क्या करना है, बैलेंस ऑफ कैश रिक्वायरमेंट टू अप्रोच। उसके बाद आ जाता है बी के अंदर, सबसे पहले चल रहा था ए, अब आता है बी, और बी के अंदर क्या होता है कि इसमें सारे के सारे करंट लायबिलिटीज शामिल किए जाते हैं, जैसे क्रेडिटर्स, लैग इन पेमेंट, अदर इफ एनी, और इन सभी को जोड़ने के बाद में हमारे पास आ जाएगा टोटल डेटर। टोटल डेटर्स को उपरोक्त टोटल करंट असेट्स में से लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद में जो बैलेंस आएगा उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, प्रोविजन फॉर वर्किंग कैपिटल। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो इसके आधार पर भी वर्किंग कैपिटल की काउंटिंग आसानी से की जा सकती है, और बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं का अनुमान लगाया जा सकता है, और दैनिक कार्यों को भुगतान करने के लिए ये प्रयास किया जा सकता है।